Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, today we will continue the lesson, the Mughal Empire. And our today's topic is the Mughal Empire in the 17th century and after. So let's start. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth. But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. Well, let me explain it in Urdu for you. मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था और उनकी मिलिट्री एफिशिएंसी जो थी, फौजी सलाहियत उनकी और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत, इंतज़ामी सलाहियतें, उसकी कारकर्दगी की वजह से मुगल एम्पायर इक्तिसादी लिहाज से और तिजारती लिहाज से बहुत खुशहाल थी और बहुत तरक्की की थी उसने। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स यहाँ आए हैं उस ज़माने में, जो सयाह आए हैं, उन्होंने इस बात को बयान किया है कि इंडिया एक फैबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ थी उन दिनों। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी ये बहुत दौलतमंद मुल्क था। लेकिन इन्हीं विजिटर्स ने ये बात भी लिखी है कि लोगों की गुर्बत का हाल देख के वो बहुत मायूस भी हो गए थे। एक तरफ तो उमरा जो थे, सरदार जो थे, अमीर तबका जो था, बादशाह और उसके हवारी वगैरह अफसरान बड़े बड़े, वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद और अमीर थे। लेकिन दूसरी तरफ समाज में गरीब लोगों की हालत भी बहुत नागुफ्ता बेह थी, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब थे। द इनइक्वालिटीज वायर ग्लेयरिंग, समाज में नाबराबरी दूर से दिखाई देती थी कि अमीर लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब थे। गुर्बत बहुत दूर से दिखाई देती थी और ये फ़र्क और तफरीक और नाबराबरी दूर से दिखाई देती थी। इसकी एक मिसाल देते हुए हमें बताया जाता है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं 20th ईयर ऑफ शाहजहान्स रेन, शाहजहां की हुकूमत के 20वें साल के बाद हालत जो हुई है, उस ज़माने के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स थे वो सिर्फ 445 थे, 445 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 8,000। कुल मनसबदार 8,000 थे, लेकिन उनमें से जो हाईएस्ट रैंकिंग थे वो सिर्फ 445 थे, 445। ये सिर्फ 5.6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स है। तो ये लोग जो थे, ये 445 मनसबदार, they received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. ये टोटल रेवेन्यू जो होता था स्टेट का या कंट्री का, जो कुल मालिया होता, कुल आमदनी होती थी, उसका 61.5% सिर्फ ये 445 मनसबदार अपनी तनख्वाहों के लिए और अपनी फौजों के तनख्वाहों के लिए लेते थे, हासिल करते थे। बाकी जो बचा खुचा था वो सारे
हुकूमत और मुल्क के लिए होता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इक्वालिटीज़ कितनी थी सोसाइटी में। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. ये जो मुग़ल मनसबदार थे और मुग़ल बादशाह बज़ात खुद और उनका ख़ानदान वगैरह शहज़ादे और बड़े बड़े उमरा और सरदार, they spent a great deal of their income on salaries and goods. ये जो इनकम आती थी, जो मालिया आता था, जो सरकारी खजाने में पैसा आता था, उसको वो अपनी तनख्वाहों पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च करते थे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. But the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, that is the peasant and the artisan. ये जो खर्चा करते थे, ये जो एक्सपेंडिचर होता था, अमीर लोग जो खर्च करते थे, इससे आर्टिजन्स को, जो हुनरमंद होते थे, कारीगर होते थे, और पीजेंट्री जो थी, पीजेंट्स जो थे, किसान लोग, उनको फ़ायदा पहुंचता था, क्योंकि किसानों से वो गला खरीदते थे और हुनरमंदों से, दस्तकारों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीदते थे, और ये गुड्स और प्रोड्यूस जो खरीदते थे तो उनको पैसा देते थे। इस तरह से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता था, लेकिन असल में उनके पास बहुत थोड़ा बचता था। जो पीजेंट और आर्टिजन था, उसके पास आखिर में बहुत कम पैसा बचता था, क्योंकि उससे बाद में टैक्स लिया जाता था, उससे जो वापस रेवेन्यू लिया जाता था, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा था, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद पीजेंट के पास या आर्टिजन के पास जो कुछ बचता था वो बहुत थोड़ा था। The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, that is tools and supplies, to increase productivity. उनमें से जो अक्सर लोग थे वो गरीब थे, ये जो पीजेंट्स थे और आर्टिजन्स थे, अक्सर लोग गरीब थे, इतने गरीब थे कि वो सिर्फ हैंड टू माउथ वो कमाते थे, सिर्फ अपनी ये ज़िंदगी के लिए, खाने पीने के लिए और अपनी अहम ज़रूरियात के लिए जितना उनको पैसा चाहिए था उतना ही उनकी आमदनी थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो अगर वो कुछ अपने लिए ज़्यादा सामान या कोई औजार खरीदना चाहते जिससे उनकी आमदनी और उसकी पैदावार में इजाफा होता, उसके लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं बचता था। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers, profited in this economic world. जो बड़े बड़े ज़मींदार थे या जो इन हुनरमंदों के बड़े बड़े जो इनके ग्रुप्स थे, जो अमीर लोग थे, इनमें से चंद लोग अमीर भी होते, वो अमीर जो थे वो जैसे तजारत पेशा लोग थे, बड़े बड़े ताजर थे, या बैंकर्स थे, साहूकार जिनको कहते हैं, वो बैंकर्स जो थे, इन लोगों ने इस सिस्टम में, इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा पाया, उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया इसमें। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of the people in the late 17th century. बहुत ज़्यादा दौलत की बहुतात जो मुगलों के एलीट ग्रुप जो थे, जो मुगलों का एलीट ग्रुप था, अमीर लोग जो थे, बादशाह, सरदार, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े सूबेदार, बड़े बड़े मनसबदार, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत जमा की और इस वजह से वो पावरफुल बन गई, एक पावरफुल ग्रुप बन गया सोसाइटी में। 17वीं सदी के आखिर तक ये एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप बन गया था। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. तो
जो ये लोग जब ज़्यादा पावरफुल बन गए और जो मुग़ल बादशाह था बज़ात खुद जो शहनशाह था, एम्पायर था, उसकी अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गई, वो कमज़ोर होना शुरू हो गई और ये लोग ज़्यादा पावर गेन करने लगे। ये पावरफुल सेंटर्स बनते गए। They became the powerful centers of power in different regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. तो इन लोगों के पास जब दौलत आ गई तो इन्होंने हैदराबाद और अवध जैसे सूबों में नए नए खानदान इनके कॉन्स्टिट्यूट हो गए, नए नए खानदान वजूद में आए जो दौलतमंद थे और जो पावरफुल थे. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. अगरचे ये लोग खुद को बादशाह का वफादार ही तस्लीम करते थे, मानते थे और बादशाह को ही अपना मास्टर मानते थे. जो दिल्ली में मुग़ल बादशाह था, मुग़ल शहनशाह एम्पायर जो था, उसको ही अपना मास्टर मानते थे, अपना बादशाह तस्लीम करते थे. लेकिन 18वीं सदी के आते आते इन लोगों ने जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बनाई थी, अपनी खुद मुख्तार छोटी छोटी रियासतें कायम की थी. तो ये आज का सबक था आपके लिए. अब आपके लिए आखिर में एक क्वेश्चन है, वो आप देख लें, आपकी किताब पे दिया गया है. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. You please refer to your textbook. The question is, peasants were vital. Peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. Do you think that they are as important today? Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? Well, I hope you have the answer to this question. Yes, let me tell you the answer to this question. Yes, the peasants are as vital and important for the economy of the country as they were during the Mughal Empire. And yes, the gap in the income between the rich and the poor in India has changed a great deal from the period of the Mughals. But much more needs to be done in this regard, as we still have the poor peasants and farmers out there who at times seem to have no other option than to commit suicide. That's all for today. Thank you very much.